हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेंद्र मौर्य। स्वागत है आपका मेडिसिन माइक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम लाते हैं आपके लिए नए नए वीडियो मेडिसिन से रिलेटेड और अच्छे अच्छे जानकारी जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और बेनिफिट देने वाले होते हैं। और आजकल एक ऐसा टॉपिक बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसका गलत मिसयूज किया जाता है। गुप्त रोग, सेक्स रोग। अक्सर सड़क पर चलते समय आप दीवार पर कोने में पुता हुआ देखेंगे कि वहां पर लिखा रहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको हर एक दीवार पे इस तरह का पोस्टर मिलेगा। गुप्त रोगी मिले हकीम खलील खच की गारंटी से ठीक है। रविवार और सोमवार के ही खाली देखेगा। और कहीं भी चले जाइए, कश्मीर जाइए, कन्याकुमारी, दिल्ली, कहीं भी चले जाइए, ऐसा हकीम मिलता ही मिलता है। वो गारंटी भी ले रहा है, देखिए ठीक करे के। तो और आज का विषय है एक बहुत ही जटिल, जिसे गुप्त रोग कहा जाता है। अक्सर ना जानने की वजह से या अज्ञानता की वजह से लोग उसे छुपाते हैं और उस अवस्था में मरीज अपने मर्ज को बढ़ाते भी हैं। इसीलिए कहते हैं जानकारी ही बचाव है। स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन को देता है और अच्छे शरीर में अच्छा मन निवास करता है। अक्सर कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन एक और जरूरत होता है महत्वाकांक्षा की इच्छा, अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करना और सेक्स। तो इसके बारे में ना जानकारी की वजह से आज लोग बहुत ही परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। अज्ञानतावश अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो उन्हें चाहिए एक अच्छी जानकारी अच्छे डॉक्टर से। तो आज हम आपकी बात करा रहे हैं डॉक्टर AC त्रिपाठी, वरिष्ठ इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक चिकित्सक, जो लगभग 25 वर्षों से 1996 से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेवा जगत में सैकड़ों लाखों पेशेंटों को स्वास्थ्य लाभ दे चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से हम आपको मिलवा रहे हैं, बात करवा रहे हैं कि सेक्स या गुप्त रोग क्या होता है। धन्यवाद ब्रजन जी। आपको सबसे पहले मैं आपके YouTube चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ जो हमारे व्यूअर्स आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, देखेंगे, सबको मेरा सस्नेह नमस्कार, सादर प्रणाम और ढेर सारा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। आज जो आपने मुद्दा उठाया है, सेक्स रोग। सेक्स रोग जैसा कोई रोग होता ही नहीं, ठीक है। सेक्स जिस प्रकार से मनुष्य को भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीवधारी को प्रकृति ने ये एक व्यवस्था प्रदान की है कि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। सेक्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हमें भूख लगने पे हम भोजन कर लेते हैं, हमारा पेट तृप्त हो जाता है, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार से सेक्स भी एक प्रकार की हमारी फिजिकल एपिटाइट है, ठीक है। जैसे एक बात अभी आपने कही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर स्वस्थ तन है, स्वस्थ मन है और अच्छे साहित्य का पठन पाठन किया जा रहा है, कुटैव से बचा जा रहा है, तो कोई कारण मुझे नहीं नजर आता कि हम इस ओर इसके रोगी बने। इसे हम सेक्स रोगी ना कहकर यौन जनित रोग कहें या यौन रोगी कहें तो ज्यादा सटीक शब्द मुझे लगता है, वो टर्म मुझे ज्यादा ठीक लगता है। अब बात आती है नीम हकीम खतराए जानों की। बिल्कुल सत्य आपने कहा कि आज आप अगर यहां से बलरामपुर तक चले जाए तो 50 दीवालों पे तमाम से विज्ञापन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे कि फलाने हकीम जी, फलाने बंगाली डॉक्टर। ये लोग अपना धंधा चलाने के लिए जनता को गुमराह करते हैं, डराते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां आज सेक्स के नाम पर लूट कर रही।
सेक्सोलॉजी, यौन रोगों से लोगों को डरा करके उनके नाम पर कोई भी दवा है तो उसका दाम बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य सी दवा है, उसका सामान्य सा फार्मुलेशन है, उसकी कास्ट वही है, उस पे सारा कुछ वही आना है, लेकिन चूंकि वो सेक्स पे काम कर रही है इसलिए उसका दाम कई गुना बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोग बात कर रहे थे शायद पिछले एपिसोड में कैंसर पर, तो कैंसर पे भी लगभग ऐसी ही तो स्थिति है। जो डॉक्टर कैंसर का इलाज करने लगता है उन्हीं दवाओं से इलाज कर रहा है, लेकिन वो चूंकि पेशेंट कैंसर का है तो उसकी फीस भी बढ़ जाती है। उन्हीं दवाओं के दाम वो 10 गुने से 20 गुने तक 100 गुने तक महंगे कर दे रहा है और पेशेंट को लूट करके अपना जेब भर रहा है। हकीकत इससे कुछ उलट है। हम चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेक्स एजुकेशन की। आज सबसे बड़ी समस्या है कि माता पिता अथवा बड़े भाई बहन अपने छोटों को सेक्स की जानकारी देने में असमर्थ है, संकोच कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण युवा गलत दिशा में भटक जाता है। अन्य तरीके से वो गलत तरीके से यौन क्रीड़ाओं का वह उपयोग करता है, जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। अप्राकृतिक तरीकों से यौन करने से उसके शरीर को दिक्कतें आ रही, इसकी वजह से वह यौन रोगों से ग्रसित हो रहा है। मैं अपने 26 सालों के मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान मैंने जो पाया, मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि यौन रोगों से ग्रसित होकर के आने वाले 90% रोगी केवल साइकोलॉजिकल डिजीज के शिकार होते हैं। उनको वाकई में फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम उनको मेंटली होती, मस्तिष्क में उनकी इस बात ने घर कर लिया है कि नहीं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। और सर इसमें विज्ञापन अपना रोल अदा बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। विज्ञापनों का रोल बहुत बड़ा है और मैं तो इसके लिए उन सभी लोगों से, मीडिया के लोगों से सिफारिश करता हूं, इस पर एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, इस पर एक मुहिम चलाई जानी चाहिए। इस तरह की दवाओं का विज्ञापन बंद कर दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये हमारे नवयुवाओं में ये समस्याएं आ रही। ठीक है, अब बात आती है बीमारियों की। एक बहुत सामान्य सी समस्या आज के समय में हमारे पास आ रही है, देखने में रोगी आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, मैं सबको समझाता हूं और मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि तमाम बार रोगी केवल पैलिएटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो निश्चित जानिए पेट की गर्मी शुक्राणुओं को बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं होने देगी पुरुषों में, और यही चीज पेट की गर्मी महिलाओं में उनके अंडों को बहुत अच्छे से विकसित नहीं, जबकि सर ये बातें कोई भी डॉक्टर नहीं बताता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वही बता देंगे तो पैसा कहां से लेंगे? अगर सारी चीजें खुल के कह देंगे तो उनको पैसा कहां से मिलेगा? भाई कब्ज की दवाइयां तमाम है, लोग अपने प्राकृतिक तरीके से कब्ज को ठीक रख सकते हैं। जैसे आ गया है, इस सीजन आ गया ठंडक का, अभी मार्केट में बथुआ आने लगेगा। मैं समझता हूं बथुआ एक ऐसी औषधि है, उसे साग कहना बिल्कुल गलत है, वो साग पात नहीं है, वो एक औषधि है। अगर आप बथुए का केमिकल एनालिसिस करें, उसमें विटामिन ए है, B1 है, B3 है, B6 है, B12 है, इवन उसमें विटामिन एच भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, जिंक है, मैग्नीशियम है। मतलब इतना रिच सोर्स है। 100 ग्राम बथुए में 4 ग्राम डाइटरी फाइबर पाया जाता है, पोषक तत्वों से बहुत भरा हुआ है। आप किसी भी नौजवान को केवल इस सीजन में प्रतिदिन 100 ग्राम बथुए का साग खाने को कह दीजिए, किसी प्रकार से वो बथुए का साग 100 ग्राम प्रतिदिन खाना शुरू कर दे, आप देखिए उसकी क्या स्थिति बनती है। इन 3 महीने सर्दी भर वो मिलेगा, इन सर्दियों में उसकी तमाम सी यौन समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं। बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय आपने बताया सर। फ्री का है भाई, उसमें क्या सस्ता, क्या लगभग हर घर में साग खाया जाता है, और यदि उसको खाया जाए, ढंग से खाया जाए, बस उसके लिए शर्त ये है कि उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले न डाले जाए, बहुत ज्यादा उसको पकाया ना जाए, हल्का सा उसको बॉयल किया जाए, बफा दिया जाए,
और नमक जीरा डाल करके उसको खा लीजिए। और सबसे जरूरी कि लोहे की कढ़ाई, लोहे कढ़ाई में पके तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर केवल इसका सेवन किया जाए तो आधे यौन रोगी अपने आप ठीक हो जाएंगे। अभी आपके सामने एक पेशेंट गया है, हालांकि ये पेशेंट की बात बतानी नहीं चाहिए क्योंकि आप बैठे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, किसी ने उसको देखा नहीं है। वो भी इसी तरह की समस्या से ग्रसित था। आज उसको 4 महीने हो गए। आपके सामने मैंने उसको कहा है कि अब आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दवा की जरूरत नहीं। वो भी बेचारे परेशान थे नेक्टर एमिशन से और स्पर्मेटोरिया से बहुत पीड़ित थे। सबसे ज्यादा परेशान आज का युवा इसी 2 परेशानियों से है। युवाओं की समस्या, रोग की संज्ञा दी जाती है। नहीं, कोई गुप्त रोग नहीं है ये। गुप्त रोग कैसे हो गया? ये कोई गुप्त रोग का कोई मतलब नहीं है। गुप्त रोग कह देना ही गलत बात है। गुप्त रोग के नाम पर तो एक जैन साहब जैसे लोग हैं, लोगों को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनका लाखों फीस ले रहे हैं। हजारों, एक व्यक्ति से लाखों रुपए ले रहे हैं वो लोग। हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसकी फर्स्ट विजिट की फीस उन्होंने 25,000 रुपए ली थी और ज्यों का त्यों रह गया वो। 3 महीने में इन्होंने करीब 2.5-3 लाख रुपए उससे वसूल लिए, लेकिन उसका कोई भला नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ आया तो एक मुश्किल 2-4-500 की दवा से उसका लाभ हो गया, ठीक हो गया। होता क्या है कि गुप्त रोग कह देना, भी गुप्त क्या है? हमारे शरीर का है एक हिस्सा है, वो गुप्त कहां से हो गया? एसेंशियल पार्ट है, बिना उसके कुछ काम हो नहीं सकता। गुप्त क्या है? गुप्त रोग कोई मतलब नहीं है, कोई रजित रोग नहीं था उसको, पेशेंट्स को। अब कोई वेनरल डिजीज हो तब उसके लिए कहा जाए हाँ ये रजित रोग है, ये गुप्त रोग है, तो मान लिया जाए। और ये जो थोड़ी बड़ी ये फिजिकल डिसऑर्डर्स है, ये कोई गुप्त रोग नहीं है। नेक्टर एमिशन कोई बीमारी है, सबसे पहले आप जान ले। नेक्टर एमिशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है वो। जैसे एक पिक्चर में आप कुछ डालते हैं, घड़ा है, घड़े में आप कुछ डाल रहे हैं, थोड़ी देर में घड़ा भर जाएगा। जब वो घड़ा भर गया उसके बाद भी उसमें डाल रहे हैं तो ओवरफ्लो होगा। ठीक नेक्टर एमिशन भी उसी तरह की एक प्रॉब्लम है, उसके लेके भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन कब तक? जब तक वो युवावस्था में 15 दिन के बाद हो रहा है। अगर महीने में 1 से 2 बार हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शायद ही कोई ऐसा युवा हो जिसकी शादी 20 साल तक न हुई हो, 18 से 20 साल तक उसने इस चीज को ना एक्सपीरियंस किया हो। शायद ही कोई ऐसा हुआ हो। अगर उसको नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा सर, जानकारी के अभाव में स्वप्न दोष को गुप्त रोग की संज्ञा ये गलत है, बिल्कुल गलत बात। मोटी रकम बिल्कुल जा रही है डॉक्टरों द्वारा। जी, ये उन लोगों का अपना प्रोफेशन, अपना विषय है, उस पर ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना है, लेकिन ये गलत हो रहा है और लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। स्वप्न दोष हो जाना कोई बीमारी नहीं है। अगर 18 साल का युवक है और उसकी शादी नहीं हुई है और उसको कभी स्वप्न दोष नहीं होता, तब ये समस्या हो सकती है। अगर हो सकता है फिर उसके पास सीमेंस इस पर न बन रहे हो, लिमिट से कम हो या उसके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो, तब उसको ये समस्या नहीं होगी। तो ये समस्या ना होना अपने आप में समस्या है, जबकि नेक्टर एमिशन कोई डिजीज नहीं है। लेकिन हाँ, यदि पर डे हो रहा है, रात में 2-4 बार हो रहा है, जरा सा कुछ किसी महिला के संसर्ग में आने से उसका एमिशन हो जा रहा है, तब ये समस्या है, ये बीमारी का, तब फिर ये समस्या है। अच्छा, उसका कारण क्या है? होता क्या है, जो पेनिस का हमारा अगला पार्ट है, वो इसके जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी है। अगर उसमें अनावश्यक रगड़ लग रही है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तब ये समस्या बढ़ती है। और ये उन्हीं लोगों में होती है जो मास्टरबेशन करते हैं। तो सर क्या ये हार्मोनल जिम्मेदार होता है इसका? नहीं, हार्मोन इसके लिए क्यों जिम्मेदार है? ये मैंने बताया, जैसे ग्लैंस पेनिस में एक्स्ट्रा रगड़ लगने की वजह से वहां की स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो कपड़े से भी रगड़ खा करके एमिशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि उसकी जो गलत आदतें हैं उनको छुड़ाना जरूरी है। और सोच भी, हाँ, वही गलत आदतें, मतलब सोच उसकी जिम्मेदार है। गलत चीजें न देखे। आजकल जैसे वीडियो का जमाना हो गया, मोबाइल का जमाना हो गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल का वो सदुपयोग कम करके दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। गंदी पिक्चरें देखना, गंदी मूवीज देखना, गंदे सीन देखना, गंदे साहित्य पढ़ना, ये सब इसके लिए जिम्मेदार चीजें हैं। इससे हमको बचना चाहिए, अपने बच्चों को इससे बचाना चाहिए, बहुत जरूरी है। उनको स्वस्थ भोजन देना, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है।
हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक स्वस्थ माहौल दें। तो सर एक और बीमारी है जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी कहते हैं, यस जिसे यस शीघ्र पतन। हाँ तो नहीं, ये क्या होता है? दोनों चीजों में अंतर है। जी तो बताएं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजेकुलेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये डिजीज है, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के पास इच्छा तो बहुत है, लेकिन उसका पेनिस में किसी प्रकार का इरेक्शन नहीं हो रहा है सहवास के दौरान। नर्वस सिस्टम उसका डाउन। नर्वस सिस्टम क्यों कहें इसके लिए, हाँ यहाँ पर यूं कह सकते हैं हम कि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का कम होना। सबसे बेसिक कारण ये हो सकता है। तो वहां पे हम लोग जाते हैं, इसका जांच करवाते हैं। अगर इसकी कमी निकलती है तो हमारे पास विशेष करके 2 मेडिसिन है, S11, S3, C3, ये मुख्य दवाइयां हैं इसकी, RE और A3। इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। 3 से 4 महीने का कोर्स होता है। 3-4 महीने में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाता है। तो व्यक्ति पहले से एकदम नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। ये इस बीमारी में कितना खर्चा क्या आता है? खर्चा कोई विशेष नहीं आता है। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम है तो करीब 500 के आसपास हफ्ते का खर्चा आएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कुछ नॉर्मल है, कुछ कम है, तो 250 से 300 रुपए हफ्ते की दवा में पेशेंट ठीक हो जाता है। 3 से 4 महीने का कोर्स होता है इसका। दूसरी बात आपने कही जो शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, इसकी भी कई कंडीशंस हैं। तमाम पेशेंट्स इसको जान ही नहीं पाते कि वाकई में उनको प्रीमेच्योर एजेकुलेशन की डिजीज है अथवा नहीं या नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसी चीज है जिसे कहते नहीं कि आप खाना तो खाए चले जा रहे हैं, आपका पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा, वैसी स्थिति है। तो वो बीमारी नहीं है, वो डिजीज नहीं है। डिजीज तो तब है जब आप रेडी हुए, पार्टनर आपका रेडी हुआ, आप गए, सेक्स करने के दौरान आप पहुंचते ही आपको एजुकुलेट हो जाते हैं, ये प्रीमेच्योर एजुकुलेशन। अब यहां पर भी कारण वही है जो पहले था नेक्टर इमिशन में, कि उस व्यक्ति के ग्लैंड्स पेनिस की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इस कारण से जैसे ही वो वहां पे जाता है, विचार भी करने पर एजेकुलेट हो जा रहा है, दैट इज द प्रीमेच्योर एजुकुलेशन। यदि एक व्यक्ति 2 मिनट से अधिक सेक्स एंटरटेन कर रहा है तो उसको प्रीमेच्योर एजुकुलेशन का पेशेंट नहीं कहा जा सकता। तो सर इसमें अंग्रेजी दवाइयां या अन्य पैथियों में इसके विपरीत दवा दिया जाता है और एक्साइटेशन को बढ़ा दिया जाता है। और हाँ, तो ये समस्या बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाया जाएगा उतनी ज्यादा प्रीमेच्योर एजुकुलेशन बढ़ती जाएगी। और आज के समय में निसंतानता एक बहुत बड़ी समस्या इस समाज की बनती जा रही है, और उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। और इसके पीछे क्या है? अंधाधुंध दवाओं का प्रयोग करना। अंधाधुंध दवाओं का प्रयोग करना ही इस समस्या की जड़ है। अगर हम अंधाधुंध दवाओं का प्रयोग न करें, स्वस्थ जीवन शैली का प्रयोग करें, स्वस्थ खान पान का प्रयोग करें, स्वस्थ आचार विचार रखें, तो ये कोई समस्या नहीं है। कुछ बहुत हल्की सी दवाओं में पेशेंट ठीक हो सकता है, हर्बल मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मॉडर्न मेडिसिन से ठीक भी नहीं हो रहे हैं सर, इसका हमने बहुत अध्ययन करके कोशिश किया जानने के लिए। तो इसमें सिर्फ होम्योपैथ या इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवाइयां सफलतापूर्वक कार्य करती हैं। देखिए, मैं किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन में इसकी दवाइयां नहीं होंगी। हम लोगों ने भी जब पढ़ा है तो हमें पुस्तक जो मिली थी, गोलबाला मैडम की मिली थी, उन्हीं की PM से पढ़ा है। उन्होंने लिखा है तो उन्होंने दवाइयां भी लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं कि दवाइयां काम नहीं, लेकिन मैंने कहा कि दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग नहीं। तो सर इन बीमारियों में खान पान कैसा रखना चाहिए? हाँ, सबसे पहले जहां कहीं पे यौन रोग की बात हो जाए, सबसे पहली चीज है हमारा पेट। यदि आपका मलाशय साफ है, आपके पेट में गंदगी नहीं जमा रह रही है, आपको कब्ज नहीं हो रहा है, तो कब्ज होने पर आपके पेट में अतिरिक्त हीट पैदा होती है, गर्मी जिसे कहते हैं। वो गर्मी नीचे को उतरती है और टेस्टिकल्स को और ओवरीज को
प्रभावित करती है। जब ये दोनों प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति का सीमेन पतला होने लगता है। ठीक है, जब सीमेन पतला होगा और स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, तब हम उसे एक और बीमारी का नाम दे सकते हैं, जिसे आप स्पर्मेटोरिया नहीं, स्पर्मेटोरिया तो दूसरी चीज हो गई, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, सीमेन में स्पर्म्स की संख्या कम हो जाना। कुछ लोगों का वर्क, नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है कि वह भट्टियों के सामने खड़े हैं या ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं जहां ग्रोइन एरिया में एक्स्ट्रा हीट लग रही हो, उसकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया नामक डिजीज डेवलप करती है। ठीक है, तो इन सब में सबसे पहली जरूरत ये पड़ती है कि व्यक्ति का कॉन्स्टिपेशन रिमूव किया जाए। जब कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाता है तो इसका 50% काम आप समझ लीजिए ऐसे ही हो गया। अब उस हाँ, उसके बाद व्यक्ति का स्वस्थ खान पान होना चाहिए। अगर आपका स्वस्थ खान पान नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, आपके शरीर में नया खून नहीं बन रहा है, तो खून नहीं बनेगा तो सत्व कैसे बनेंगे? सातों धातुएं जो बननी है उसमें अंतिम धातु आपका वीर्य होता है। उसका निर्माण आपके भोजन से ही होना है, और भोजन पचेगा जब आपकी आंतें साफ होंगी। जब आंतों में मल भरा हुआ है तो वही मल ही तो शोषित करती है आंतें। आपकी जो विलीज है उनको शोषण करने के लिए अच्छा भोजन चाहिए। जब वहां पे मल भरा हुआ है तो जो भी शोषण करेंगे वो मल से होकर के आएगा, तो उनमें टॉक्सिन्स जाएंगे, और जब टॉक्सिन्स जाएंगे तो वो टॉक्सिन पैदा करेंगे आपके बॉडी में। कुछ और बीमारियां हैं सर, जैसे वेनेरियल डिसीज, गोनोरिया और एसटीडी। हाँ, ये क्या होता है? गोनोरिया, वेनरल डिसऑर्डर और एसटीडी। एसटीडी की जहां बात करते हैं आप, हम इसके लिए अपनी भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में हमारी भारत सरकार ने और हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम भी इसका हिस्सा रहे हैं, शायद आप भी रहे होंगे। तो हम लोगों ने परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया था मानव विकास सेवा संस्थान के माध्यम से। हाँ, वो चलाया गया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट था। उसमें हम लोग सहभागी बने थे WHO के माध्यम से, और इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत जागरूकता फैलाई है। एसटीडी मतलब वे सारी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं एक से दूसरे में। गोनोरिया भी उनमें से एक है, एड्स भी उनमें से एक है। तमाम सी बीमारियां हैं जो उनसे हो सकती है। अब इनको हम यौन जनित रोग कहते हैं, यौन रोग नहीं। तो मेन बीमारी यही है। नहीं, ये तो बीमारियां हैं, ये इनका और सेक्सुअल डिसऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। सेक्सुअल डिसऑर्डर एक अलग चीज हो गई और एसटीडी दूसरी चीज हो गई। ठीक है, ये संक्रमित रोग, संक्रमण के कारण होने वाले रोग हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, इन्हें हम एसटीडी कहते हैं। तो वही सर, महिला में ढेर सारी परेशानियां, उनको भी जो है इसी श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, महिलाओं का जीवन पुरुषों के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। महिलाओं की बात जहां पे हम करें तो महिला मेनार्ची से लेकर मोनोपास तक बिल्कुल अलग प्रकार का जीवन जीती है। जब तक महिला पीरियड्स होना शुरू नहीं होती, अब वो 9 साल की अवस्था से लेकर के 11-12 साल की अवस्था में शुरू हो जाती है। मोनार्ची कहते हैं उसको, मोनार्क पीरियड कहते हैं। उसके पहले बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको मेंस होना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है, प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष निर्धारित अंडे और शुक्राणु लेकर जन्म लेता है। ठीक है, और निर्धारित समय पर वे अंडे और शुक्राणु परिपक्व होकर बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं। महिलाओं में हर माह वे अंडाणु परिपक्व होकर के आते हैं, बाहर आते हैं। अब उसकी एक प्रक्रिया है, अंडाणु परिपक्व हुए, स्पर्म्स का उनसे कांटेक्ट हुआ फैलोपियन ट्यूब में, और वो मैच्योर होके बच्चे रिप्रोडक्शन में काम आ गए। नहीं आ पाए तो आते हैं, ब्लास्टोसिस की एक प्रक्रिया होती, ब्लास्ट होते हैं और महिला को मेंस हो जाता, बाहर हो जाते। ये एक प्रक्रिया चलती रहती 9 साल से लेकर के 45 साल से लेकर 52-53 साल तक, किसी ने 50 साल में, तो 40 से लेकर के 52-55 साल के बीच में उसको मेनोपॉज की स्थिति आती है। तब तक महिलाएं बिल्कुल अलग प्रकार का जीवन जीती हैं। अब यहाँ पर भी मैं अपने सभी अभिभावकों को एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, अपनी बच्चियों को इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। यहाँ पर जानकारी के अभाव में
बच्चियां तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। जैसे अभी तक हमने देखा, उस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने देखा, तमाम गांव के महिलाओं से, मलिन बस्तियों में हम लोग मिले महिलाओं से, वहां पे क्या है कि गंदे कपड़े का प्रयोग कर लिया। ठीक है, आज भी अभी भी तमाम क्षेत्रों में सैनिटरी पैड्स का अभाव पाया जाता है। यूज करना लोग नहीं चाहते हैं, उस पे लोग संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, बात नहीं करना पसंद करते। जबकि चाहिए हमारी महिलाओं को, विशेष करके माताओं को, अपनी छोटी बच्चियों को, जैसे ही बच्ची 8 साल से ऊपर हो जाए, इसके बारे में पूरी जानकारी उनको विस्तार से बताएं कि ऐसी कंडीशन आपके शरीर के साथ आने वाली है, ये स्वाभाविक है और उसमें आपको ये सावधानियां रखनी है। उस दौरान बच्ची को बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट सर सेक्स एजुकेशन निर्धारित करना चाहती है, लेकिन वो अभी समाज में पूरी तरीके से चल नहीं पाया है। नहीं, समाज उसको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसका कारण बस केवल इतना सा है, लोगों के मन में संकोच है, लोगों के मन में शर्म सी आ रही है, उनको पता नहीं किस बात का भय व्याप्त है कि बच्चों से हम सेक्स की बात ना करें। अरे हम नहीं बताएंगे तो बाहर से सीखेंगे, बाहर से सीखेंगे, सुना सुनाया ज्ञान होगा, आधा अधूरा होगा, आधा कचरा होगा, तमाम सी गलत बातें होंगी उसमें। जिसका जो मन होगा सो बता देगा, उसको परोस देगा, तो बच्चा गलत दिशा में जा सकता है। जैसे भी मैंने बात करी कि इस दौरान जब बच्चियों को हम अच्छा एजुकेशन नहीं देते, उनके बारे में सही जानकारी नहीं देते, तब सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वेजाइनल प्लूराइटिस की आती है। उसमें क्या होता है, जैसे उन्होंने गंदा कपड़ा यूज कर लिया, तो अब वो जो श्राव हो रहा है, वो श्राव रोका गया, गंदे कपड़े से वहां इन्फेक्शन पैदा हुआ, उस इन्फेक्शन से वेजाइनल प्लूराइटिस हुई। अब वही वेजाइनल प्लूराइटिस बढ़ करके ल्यूकोरिया का रूप ले लेती है। ठीक है, अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो यहीं से गोनोरिया तक का जन्म होता है, बहुत बड़ी बीमारी तक महिलाओं में पैदा हो सकती है। सर ये कैंसर तक भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकती है, जो सर्विक्स बिल्कुल बिल्कुल होती है। उसका कारण सब यही है। इसलिए हम फिर से बार बार यही कहना चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को इस बात पे बहुत जागरूक रहना चाहिए। जैसे ही बच्ची 8 साल की उम्र पार करे, उसको इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया जाए। हाँ, और जैसे बात आपने करी ल्यूकोरिया की, ल्यूकोरिया माने मासिक स्राव के साथ या उसके अलावा बीच के दिनों में व्हाइटिश डिस्चार्ज होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसके लिए अगर महिला चाहे तो बिना दवा के ठीक हो सकती है। इसमें हाइजीन का विशेष ध्यान रखे, विशेष करके उस 5 दिन विशेष हाइजीन का ध्यान रखे। और जैसे हम बच्चों को बताते हैं तो उनको अपने ग्राइन एरिया को कायदे से साफ करना है, जो यूरिनरी ट्यूब है उसको साफ करना है, ग्लैंस पैन इसको साफ करना है। उसी तरह बच्चियों को भी चाहिए प्रतिदिन नहाने के पहले डूस लेना चाहिए। अगर डूस लेती हैं तो उनको ल्यूकोरिया होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। अगर उसके बाद भी कोई इन्फेक्शन है तभी ल्यूकोरिया हो सकती है। तो ल्यूकोरिया कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। डोज किस चीज का रहेगा? पानी का, साधारण पानी, गुनगुना पानी ले लें, उसमें फिटकरी यूज कर सकते हैं, डेटॉल यूज कर सकते हैं, कोई भी हाइजीनिक चीज का डोज दे सकते हैं, उससे और कोई बीमारी नहीं होगी। अभी जैसे आपने बात करी डिस्मेनोरिया, ये प्रॉब्लम है। डिस्मेनोरिया एक बीमारी है जिसमें महिलाओं का पीरियड्स डिले होकर के आ सकता है, डिलेड मेंसेस हो सकते हैं, या ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज्यादा क्रैम्प हो रहे हैं, उनको पेन हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं, लो बैक एच हो रहा है, थाई में पेन हो रहा है, उस समय उनको बुखार तक आ जा रहा है बहुत ज्यादा। इस हाँ, समय ये हार्मोनल परेशान ये थोड़ा सा हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। 4 महीने का इसका कोर्स है, बहुत सिंपल सी दवाइयां हैं, 3-4 दवाइयां चलती हैं। कौन कौन सी दवाइयां चलती हैं डॉक्टरों की? विशेष करके C1 और A1, इसकी मेन मेडिसिन C1 और A1 है। इसके साथ जैसी जो पेशेंट की जरूरत होती है वो दवाइयां चला दी जाती है। और एमनोरिया अमूमन बहुत कम देखने को मिलती है। एमनोरिया का कारण बहुत है, लेकिन अगर एमनोरिया हुआ तो बेसिक तौर पर मैंने देखा है कि 70% महिलाओं में एमनोरिया का कारण एनीमिया होता है। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर स्वस्थ खान पान है, स्वस्थता पूर्वक रह रही हैं, तो ये बीमारियां नहीं। तो हो सकता है एनीमिक हो, उसके कारण एमनोरिया हो रही हो। ठीक है, ये फाइब्राइड जो बनता है, हाँ फाइब्राइड,
स्वेलिंग नहीं, फाइब्राइड ट्यूमर एक अलग व्यवस्था है। फाइब्राइड या यूटराइन ट्यूमर जिसे कह सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज है। किसी भी कारण से फाइब्राइड बन जाना या यूटेरस में गांठ बच जाना, ये दोनों एक ही चीज है। इसका भी इलाज संभव है। अमूमन इस पे डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि आपको पूरे यूटेरस की सर्जरी करा के बाहर निकलवा देना पड़ेगा, लेकिन अपने यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत ही सफल इलाज उपलब्ध है। पीसीओडी, पीसीओएस का भी अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ही सफल, बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। इवन एक केस हमारे पास था, आपको याद होना चाहिए, हम लोग वहां पर बैठा करते थे उस क्लिनिक पे, तब एक महिला आ रही थी गाजीपुर से, और उसके पूरे यूटेरस में केवल फाइब्राइड ही फाइब्राइड था। उसने केवल ये कहा था कि इतना इलाज कर दीजिए कि हम केवल 2 साल तक सरवाइव कर जाएं ठीक ठाक, उसके बाद हम ऑपरेट करा देंगे अपनी बेटी की शादी करने। 6 महीने बाद जब उसका दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया था, उसके यूटेरस में कोई फाइब्राइड नहीं मिला था। तो फाइब्राइड यूटेरस अपने आप में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ध्यानपूर्वक अगर उसका इलाज किया जाए तो सारे के सारे फाइब्राइड यूटेरस, यूटेराइन सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट ठीक हो सकते हैं। पीसीओएस, पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसमें कहीं जरा भी संदेह नहीं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इन सब बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। यूटेराइन फाइब्राइड एमएम में कभी आज तक हमको देखने को नहीं मिला, वो सीएम में होने के बाद ही आता है पेशेंट। एमएम में पेशेंट को पता ही नहीं चलता। यूटेराइन फाइब्राइड अमूमन 40 साल के बाद ही लोगों में डेवलप होते हैं, उससे पहले नहीं डेवलप होता है, जो अभी तक देखा मैंने अपने उसमें। हो सकता है 2-4 केसों में उससे पहले हो जाए, उसके बाद महिलाएं इसको अवॉइड करती हैं, सोचने लगती हैं कि हो सकता है मेनोपॉज की ओर जा रही हो, इसलिए हो रहा हो। जब वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है तभी इसका सही पता चल पाता है। और ये उसका जो मैं बता रहा हूँ, उसके तो पूरे यूटेरस में केवल फाइब्राइड ही फाइब्राइड था, है तो पूरा यूटेरस फाइब्राइड से भरा हुआ था। कई केजीज में रहा होगा वो फाइब्राइड, और गल करके ठीक हो गया 6 महीने में। एक शार्ट शब्द में आप ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जो गुप्त रोग का प्रचार किया जा रहा है, भ्रम डाला जा रहा है, लोगों के अंदर नकारात्मक सोच डाली जा रही है, तो आप अपने शब्दों में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये कहाँ तक सही है या गलत है। देखिए, भ्रम पैदा करना ही अपने आप में गलत है, ये कतई नहीं होना चाहिए। जो भी बात होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर कट टू द पॉइंट होनी चाहिए। कतई किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी बीमारियां हैं इजीली ठीक होने वाली हैं, इनके लिए किसी तरह से किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अब भी जैसे आपने बताया था कि कुछ आपके पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, जैसे प्रातुल ओझा जी, इनको मायोपिया है। देखिए, अब मायोपिया अपने आप में एक क्रिटिकल डिजीज है। मायोपिया में सर्जरी भी होती है। मायोपिया अब ये अभी मैं नहीं कह सकता कि हाँ 100% क्योरेबल है। मायोपिया में आपको राहत हो सकती है, औषधियां लेनी पड़ेंगी कुछ दिन तक। एक बार आपको मेरी क्लिनिक तक विजिट करना पड़ेगा। विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन मायोपिया का ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल काम है। सर, एक और व्यूवर्स का कमेंट है, राधे श्याम प्रतीक सुजानगढ़ से। सर, मुझे शुगर है और खाने के बाद 200 रहता है, तो मुझे दवा आप भेज सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राधे श्याम जी, आपसे मैं कहूंगा कि मेरा नंबर इसमें है, उस पर आप मुझसे बात करें। मैं आपसे बात करके कुछ टेस्ट आपको बताऊंगा, वो टेस्ट आप करा के मुझे मेरे मोबाइल पर भेज दीजिएगा। उसके बाद मैं आपकी दवा भेज दूंगा, बिल्कुल दवा चली जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल शुगर से आप नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और अच्छे कमेंट्स आए हैं। आजाद, ऑफिशियल विजय, अंकुर, सिद्धेश कुमार, एनुल, आज लोगों ने कमेंट किए हैं आपके प्रीवियस वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी, ऑफिशियल जी, विजय जी, अंकुर जी, सिद्धेश कुमार जी, एनुअल जी, आदि सभी लोग जिन्होंने वीडियोस पसंद किए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आप सबकी सेवा में संलग्न हूं और संलग्न रहना चाहता हूं। जिसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित है और उसको लगता है कि मैं उसके सहयोग कर सकता हूं, तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपके सभी के फोन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और मेडिसिन माइक चैनल को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रजेंद्र कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर A.C. त्रिपाठी, जो गोंडा जिले में लगभग 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और सैकड़ों लाखों पेशेंट को नया जीवन दे रहे हैं पहले की तरीके से। तो अगर आपको इलेक्ट्रो संबंधित जानकारी लेना है या अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर, एड्रेस दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद।